नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज गुनाहों का देवता का भाग 8 सुनते हैं। पिछले भाग में हमने सुना कि सुधा की विनती को पहचानने सुधा के घर आई है। तब बुआ जी और पिताजी के बीच में सुधा के विवाह की चर्चा होती है, जिसे सुनकर चंद्र कुछ अजीब सा अनुभव करता है। अब आगे। जब चंद्र पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी अभी गुलाबों के बीच टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन में बैठा था और घुटनों पर रखे कुछ सोच विचार में पड़ा हुआ था। बर्टी के चेहरे का पीलापन भी कुछ कम था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल ये था कि एक कॉलर अंदर था और एक कॉलर बाहर। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था आज मेरे मित्र ज़रूर आएंगे, और तुम तो ऐसे लगते हो जैसे जगमग सितारा। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंद्र के बटन होल में लगा दिया। बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने हाथ उठाकर अभिवादन किया, फिर बैठकर की ओर जाने लगा। आओ चंद्र आओ, अंदर चले। और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज़ न हो जाए। लेकिन पम्मी ने कहा, उसने मुस्कुराया। पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। मेरी तो समझ में यह आता है उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे कम हो रहा है। सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था, वह समझना ही नहीं चाहता था। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे बर्थडे के बर्टी के विचारों में मतभेद है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बड़ा कर दूं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक तर्क महत्वपूर्ण मुझे लगा। मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश। मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि शायद वह ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया। उसने कई गुलाब के पौधे उखाड़कर फेंक दिए। एक दिन मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह ज़रूर सार्जेंट के साथ जाती है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाब के पास नहीं जाता और आज वह बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है। पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंद्र ने ताज्जुब से सर हिलाया। मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी के फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा यह हुआ, पता नहीं क्यों। कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो। इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें नहीं की है और तुमसे इसीलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूँगी। इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लो और तुम्हें बैठकर सुननी होगी। अच्छा, मैं देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में परिवर्तन आ गए हैं। पम्मी हंसती हुई बोली, नहीं, मैं सोचता हूँ पम्मी कि आज सिनेमा देखने जाऊँ।
अभी 15 मिनट बाकी है, चाहे तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बॉल डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटने लगता है हॉल के अंदर। लेकिन चलो देखें, अभी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखने जाते होंगे। गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंद्र ने घड़ी देखते हुए कहा। उसकी ओर देखने लगा। पम्मी लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो। मैं जानती हूँ कि यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, मैं इसमें अच्छी लगती होंगी। चलो। और आ करके उसने बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पे घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने ले जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिल हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा? नहीं, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तुमने क्या समझा है, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने ही गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी ज़ोर से दाब लिया कि उसकी आंखें लाल हो गई और खांसी का दौरा चालू हो गया। वह बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, बस सार्जेंट को प्यार करती है। वह इसके साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो मैं उसकी हत्या कर डालूँगा और फिर पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफ़रत करता हूँ। लेकिन नहीं, कौन जानता है, मैं नफ़रत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ और बस सिर्फ। अब वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और ख़राब होगा। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिनों से मैंने ड्राइव नहीं की है, लाओ आज मैं ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सलामी, जहां वह नाची थी। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठे। भीड़ कम थी, सिर्फ 3-4 लोग ही थे। वे लोग दूर एक सीट पर जाकर बैठ गए। अभी न्यूज़ रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सलामी की कहानी मालूम है ना? क्या ये कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह एक बाइबिल की कहानी है। असल में एक राजा था, हैराज। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सलामी एक पैगंबर प्रमुख से प्यार करती थी। पैगंबर ने सलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। हेराद ने सलामी से कहा, यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, तब तो यह चित्र भी बहुत अच्छा होगा। सुधा की परीक्षा है, वरना उसको भी ले आता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया। उसने पम्मी से कहा, लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो काम वासना है मिस्टर कपूर। काम वासना कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग से संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 1-2 साल में तुम भी जानोगे यह कितनी भयंकर चीज़ है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता, रिश्ता, मर्यादा कुछ भी नहीं देखता है।
वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या है। तुम मुझे बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में यह भावना आई, ये उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना। उसी ने तो सिखाया है पुरुष और नारी के बीच कितने उच्च पवित्र संबंध हो सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हटा दिया जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और स्त्री में नई मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में संबंध बनने के बाद पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज़ समझता है, और विवाह के बाद वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ, लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी होती है। चंद्र बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को नहीं होती है। लड़कियां बस वासना की झलक होती है। एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती है। बस इसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए, लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं। चित्र शुरू हो गया और वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबल की सैलामी की कहानी नहीं थी, वह अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी जो एक जंगल में ले गए। इंटरवल हो गया। चंद्र चुपचाप बैठकर पम्मी के एक हाथ पकड़े रखी, जैसे वह चंदर को दूर जाने नहीं देगी। चंद्र के बदन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी, मगर क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और चंदर के अंदर बिजली भर दी। कपूर चुपचाप ठाकुर के बारे में सोचता रहा और कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफरसन लेक के पास रुकी है। दोनों नीचे उतर गए। बीच में सड़क थी, इधर नीचे झील, इधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा, रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस चारों तरफ सितारों की रोशनी थी। मैकफरसन झील काफ़ी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों उतरकर मचान पर जा बैठे। वातावरण शांत था, बस कहीं कहीं मछली के उछलने से और सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के गांव में किसी की शादी थी, जहां से शहनाई का स्वर हिलता डुलता आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। थोड़ी देर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुपके से सुनो, यह सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी और कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद पम्मी उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे। वह आंखें बंद किए बैठी रही। चंदर ने उसकी ओर देखा, फिर उसे देखा नहीं गया, जाने क्यों। पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हुआ अगर आदमी हमेशा संबंधों में दूरी रखे।
वासना ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं, इसीलिए साथ निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज़ में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। वह बोली, ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद के निकट आकर छोड़ दे, उसे बांधे ना, और कुछ ऐसा हो कि होठों के पास लाकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर के पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंद्र को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गर्मी चंद्र के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। कैसा लग रहा था उसे। ऐसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो, और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर और जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें, वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंदर चुपचाप सोचने लगा। वह पवित्र है, लेकिन एकाएक उसका मन उबने लगा। जैसे एक विहग शिशु घबराकर अपने नीड़ के लिए तड़प उठता है, वैसे ही इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। मगर क्यों, पता नहीं। पम्मी उठी, वह भी उठा। मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ साल से अलग और पवित्र सितारे आपस में टकराए और चरचर होकर बिखर गए। रात भर चंद्र को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी बढ़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज़्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उसे दिन रात को एक अजब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह चादर लपेट कर उड़ जाता था। उसकी तबीयत घुटने लगती। वह उठकर बैठ जाता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की से बाहर सुनसान अंधेरे में से अजीब सी आवाज़ें आई है और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती है और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा था, लेकिन उसमें सपना में किसी को पहचान लिया। लेकिन यीशु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थे। फिर देखा विनती रो रही है और इतनी बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है, पता नहीं वह क्या करे। अकेले घर में अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी तो नहीं होता। किसी तरह हिम्मत करके अगर सभी पहुंचा, देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसी सुकुमार जंजीर कसी हुई है। उसके मुंह पर किसी की सांसों की बहार है, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा कि सामने की खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर आ रहे हैं। उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी। उसे लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पड़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को ही चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नज़र आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। सुधा कुछ बोली नहीं, लेकिन आते ही उसने चंद्र के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल तुम कार लेकर वापस आए और चुपके से चले गए। सुधा बोली, कहो, कल कौन सा खेल देखा।
कल बहुत बड़ा खेल देखा सुधा, बहुत बड़ा। चंदर व्याकुलता से बोला, अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद नहीं आई। और उसके बाद सुंदर सब बताते गया, कैसे सिनेमा गया उसने, पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैक झील पर गए, वहाँ पम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंद्र को एकदम सुधा की याद आने लगी, और फिर रात भर चंद्र को कैसे कैसे सपने आए। सदा बहुत गंभीर होकर सुधा गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए हुए कहानी सुनती रही, बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी बात कही थी। वह तो अच्छी है ही, यह सब जिसे तुम वासना कहते हो, यह संबंधों में ना आए, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि वासना आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई? तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि वासना आए और वह भी नहीं चाहती कि वासना आए, तो झगड़ा किस बात का है? क्यों तुम उदास हो? क्यों इतने भोले हो? सुधा अचरज से बोली, उसका व्यवहार कैसा ठीक है, उसने बता दिया। तुम्हें कितना अंतर होना चाहिए समझ गए। तुम लालची आदमी चाहते होंगे यह अंतर भी ना हो, इसलिए उदास हो गए। होठों में शरारत और मुस्कुराहट की एक झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। वह चंदर की ओर देखकर मुस्कुराते रही। चंदर तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के उजले कबूतर जैसे मासूम पैरों को अपने हाथों में ले लिया। फिर भर्राई आवाज़ से बोला, सुधा, तुम हम पर कभी विश्वास ना हार बैठना। सुधा ने किताब बंद कर रख दी और उठकर बैठ गई। वह चंदर के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है तो तुम में क्या है? वारे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती है। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा। नहीं सुधा, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास का चट्टान है और वह हो तुम। मैं जानता हूँ कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से भी खेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर हिल जाए तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊँगा, यह कभी मैं सोच नहीं पाता। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर चंद्र के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंद्र के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करते हुए बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर जी रही हूँ? लेकिन मैंने तो कभी मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है और मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना क्यों डगमगाए? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, उसके होठों तक ले गई, क्या तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया है? अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंतर। चंद्र हंस पड़ा, उसका मन शांत हो गया। बिनती 2 प्याली चाय ले आई। सुधा बोली, अपने लिए भी ले आओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंद्र की ओर देखा और कहा, यह पगली जान क्यों तुमसे झेपती है? वह प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार है, और फिर इस तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए? बिनती ने एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, बिनती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत आया? बिनती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा, आज तक जो काम है वह बता दो, फिर 1 महीने तक मुझे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरा करेंगे, समझी? समझ गए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।